हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स की क्लास में विराम आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए। मॉडर्न फिजिक्स का बेस है आज का टॉपिक का नाम है बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को सब लोग 2-3 बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये मौलिक है। इस पर काफी न्यूमेरिकल्स हैं। यह लेक्चर 1 होगा। साइंटिस्ट नील बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां थी उसमें सुधार की। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां थी स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु का स्थायित्व, और क्या था, रेखीय स्पेक्ट्रम की उन्होंने व्याख्या नहीं, लीनियर स्पेक्ट्रम की उन्होंने सफल व्याख्या नहीं। तो इसकी सफल व्याख्या किया नील बोहर साहब ने किया। कैसे किया? इन्होंने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को अपनाया, या अपनाकर उन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया, और उन्होंने निम्न परिकल्पनाएं की किसकी? जिसे बोहर परमाणु मॉडल की परिकल्पना कहते हैं। इनकी जो 3 मुख्य परिकल्पना है, आपको इन तीनों मुख्य परिकल्पनाओं को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। पहली परिकल्पना है, उन्होंने कहा है, सुनिए ध्यान से। बोहर साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं ऑर्बिट में, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, h/2π का पूर्वज होता है। क्या कहा इन्होंने? बोहर की जो पहली परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं, या चक्कर लगा सकते हैं, या लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्वज होता है। इन ऑर्बिट को, इन कक्षाओं को उन्होंने कहा स्टेबल ऑर्बिट या अस्थायी कक्षा कहा गया। कौन कहा? नील बोहर से। तो बोहर के प्रथम माने जो कोणीय संवेग को बेटा आप लोग जानते हैं, ये इक्वल टू स्मॉल n h/2। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। n माने मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षकों की संख्या, 1 2 3 4 5 6। अब आप जानते हैं J बराबर I ओमेगा, जहां h/2π, जहां I जो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है उसका कोणीय जड़ता गुण ओमेगा कोणीय वेग। अब प्यारे बच्चों, आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए mr², और इसको लिख सकते हो v/r इक्वल टू nh/2π। r से r काट दो, mrv इक्वल टू nh/2π। आपके किताब में ये डिटेल नहीं दिया है, तो आप इतना लिख सकते हैं कोणीय संवेग, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, r अस्थायी कक्षा की, स्टेबल ऑर्बिट की, स्टेशनरी ऑर्बिट की त्रिज्या है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है। इस समीकरण को बोहर का क्वांटीकरण, बोहर का क्या कहते हैं? बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध कहते हैं। किस समीकरण? इस समीकरण
कोई पूछे यानी क्या है, कहिएगा n बराबर 1 2 3 पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऑर्बिट, या मुख्य क्वांटम संख्या या प्लैंक कांस्टेंट है जिसका मान बता सकते हो। m क्या है, सब छाने। इनकी परिकल्पना नंबर 2 क्या है, इन्होंने कहा अस्थाई कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में, अस्थाई कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। क्या नहीं करता, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, यद्यपि उसमें अपकेंद्र त्वरण होता है। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहा था, उन्होंने कहा अपनी परिकल्पना में जो ये नहीं बता पाया कि स्थिर शब्द का प्रयोग ही नहीं किया था, केवल कहा कि अपकेंद्र त्वरण होता है। अब तो वैज्ञानिकों ने उनके सामने प्रश्न लगा दिया, अपकेंद्र त्वरण होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। इन्होंने कहा कि इशारा लगा दिया, अगर इन कक्षाओं में जिनका कोणीय संवेग इतना है या 2 पाई का पूर्ण गुणज है, अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं करेगा, अपकेंद्र त्वरण होगा, एक्सीलरेशन सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं कुछ लोग कहा मेरा नियम है भाई, इस नियम से हर चीज हम सिद्ध करेंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। तो जबकि एक्सीलरेशन होगा, ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं करता। तीसरी परिकल्पना इनकी जो थी बेटा, इसको रट लीजिए, समझ लीजिए। उन्होंने कहा यदि किसी कारण से इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, तो वह इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को छोड़कर, उस परमानेंट ऑर्बिट को छोड़कर ऊंची ऊर्जा वाले ऑर्बिट में चला जाता है। समझ आया? कब? जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। कहाँ? जब उसको बाहर से ऊर्जा मिलती है तब। अंता एक परमानेंट ऑर्बिट में घूमता इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा नहीं मिलती, न उत्सर्जन करता है। ये कहा कि मेरी शर्त है, आपको मानना पड़ेगा। कौन कहा? बोहर साहब ने। प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन को कहां से बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिलती हो तो निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। और उस उच्च ऊर्जा स्तर में 10⁻⁸ सेकंड के लिए, क्या बात है, कितने सेकंड के लिए? 10⁻⁸ सेकंड के लिए ठहरता है, रुकता है, फिर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौट आता है। और लौटते समय, क्या बेटा? लौटते समय वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश का उत्सर्जन करता है। कब? लौटते समय। इसका क्या मतलब हुआ? जब एक लाइन में समझेंगे बेटा, जब ये परिकल्पना आपके जुबान पर रहनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अस्थायी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से, या ऐसे गए, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। वहां 10⁻⁸ सेकंड ठहर कर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है। लौटते समय वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। किस रूप में? कब? जब लौटता है तब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ प्यारे बच्चों, क्या उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के, कौन कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, त्वरण होगा, अपकेंद्र त्वरण होगा, त्वरित गति करेगा, त्वरित गति ऊर्जा का उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय तरंग कंटिन्यू होता रहेगा। इनका प्राप्त स्पेक्ट्रा क्या होता? सतत होता है। यहाँ तो लगातार नहीं हो रहा ना, तत्काते -8 सेकंड के रुक रहा ना। क्या स्पेक्ट्रा में सतत होगा? नहीं, अब रेखी होगा। उनकी व्याख्या हो गई। क्या ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार हो रहा? आप कहेंगे सर नहीं, यानी कैसे? वहां से उपयुक्त ऊर्जा मिलेगी, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा 10⁻⁸ सेकंड के लिए। अरे 10⁻⁸ सेकंड इतना कम समय जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन एटॉमिक फिजिक्स में गणना वैज्ञानिकों ने किया है ना, इसीलिए तो इनको महान वैज्ञानिक माना जाता है।
कितना सेकंड ठहर के रुकता है, तो सामान्य ऊर्जा का वो माने उत्सर्जन लगातार नहीं हुआ ना, रुका था। इनका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, कैसा प्राप्त हुआ, रेखीय प्राप्त हुआ। ये किताब में नहीं लिखा है, लेकिन हम माने उनकी कल्पना से फिजिक्स को सेट कर रहा हूं और आपको हिट कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, फिर से बता दो माने लिखना क्या है, आपको सीखना क्या है। फिर से तीसरी बार बता रहा हूँ, तीसरी चौथी बार, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है, वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचता है, वहाँ 10⁻⁸ सेकंड के लिए ठहरता है, फिर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौट आता है। लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप प्रकाश का उत्सर्जन करता है। आइए इसके लिए सूत्र बना दिए जाए। ये बेटा यह E1 है, यह E2 है, यह n बराबर 1, n बराबर 2। यह निम्न ऊर्जा स्तर है, माने ग्राउंड लेवल। इसको अगर हमें कह दें E2 E1, इसका मतलब निम्न ऊर्जा स्तर। अब इसको इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ रहेगा अस्थायी कक्षा में, जब इसको बाहर से ऊर्जा मिलेगी तो यहाँ पहुँच जाएगा। जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ कितना देर ठहरेगा, 10⁻⁸ सेकंड के लिए ठहरेगा। फिर अब यहाँ से सीधा कहाँ पहुँचेगा, निम्न ऊर्जा स्तर में। अब लौटते समय यह विद्युत चुंबकीय तरंग माने एचयू के रूप में प्रकाश का उत्सर्जन करता है। इसका मतलब क्या होगा, कितनी ऊर्जा निकालेगा, दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर, E2 माइनस दोनों ऊर्जा स्तरों में जो अंतर होगा उसके बराबर एचयू का उत्सर्जन करेगा। हो गया बेटा। आप न्यू बराबर लिख सकते हो E2 माइनस E1 अपान H। इस समीकरण इसको 2 कर दीजिए। इस समीकरण को बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं। इस समीकरण को बोहर का क्या कहते हैं, आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं। आप इन दोनों समीकरणों से माने परिकल्पना 2 माने 2 और 3 से बोहर साहब ने रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। और कैसे दूर किया, क्योंकि उन्होंने कहा था ऊर्जा उत्सर्जन लगातार होता है, इनका नहीं 10⁻⁸ सेकंड के लिए में क्या होता, ऊर्जा उत्सर्जन नहीं होता, अर्थात प्राप्त स्पेक्ट्रम देखिए होगा। इस महान खोज के लिए मैंने रदरफोर्ड की सारी कमियों को दूर कर दिया। इस महान खोज के लिए उन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। बोहर का जो परमाणु मॉडल है मॉडर्न फिजिक्स का आधारशिला है। प्यारे बच्चों, यहाँ बेटा ये समाप्त हो गया, लेकिन हम आपको एक छोटी सी फिजिक्स बताते हैं जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ तक तो बेटा समाप्त, समीकरण 2 तक बोहर की परिकल्पना समान, नोबेल पुरस्कार मिल गया, इतना लिख देंगे, आपको जो मार्क्स है 3-4 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बेटा आप यहाँ से देखिए समीकरण 2 से यह जानकारी है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है। नी को बेटा आप लिख सकते हो C/λ, पता है आपको, डेल्टा क्रिया गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, लैम्डा बराबर CH/, मान रखेंगे, C का मान रखिए, H का मान रखिए, तो आएगा लैम्डा बराबर 1 2 3 7 5 डेल्टा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन। इस फार्मूले से पहले तो जानते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहे हैं, H का मान रखो, C का मान रखो, डेल्टा E का मान रखो, जूल बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्यारे बच्चों। इसके द्वारा जानते क्या प्राप्त कर सकते हैं, जब विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा उत्सर्जन हो, जो तरंग दैर्घ्य होगी उसके संगत जो तरंग दैर्घ्य होगी उसकी गणना इस फार्मूले से कर सकते हैं। कहेंगे सर डेल्टा की गणना कैसे करेंगे, अरे इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, उसकी दोनों ऊर्जाओं को घटाकर कुछ आएगा, घटती वैल्यू आएगी, वैल्यू रख देंगे, लेकिन किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। जूल में रहेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट के लिए इस फार्मूले से ना जो उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कर देंगे। अच्छी तरह से बेटा नोट्स बना लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।